नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड स्पेशल न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर उत्तराखंड के कई जिलों के प्रवास में करने जा रहे हैं। बता दें कि सीएम धामी ने इसको लेकर कहा कि एक शेड्यूल बनाया जा रहा है। उस शेड्यूल के तहत वे जिस जनपद में रात्रि प्रवास पर रहेंगे वहां के विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही अन्य योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। यही नहीं, जनसंवाद के साथ साथ मुख्यमंत्री जनता दर्शन भी करेंगे और जन समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण भी किया जाएगा। पूरा एक शेड्यूल बना रहे हैं जिसमें उस जनपद का जहां हम रात्रि प्रवास में होंगे वहां की सभी विचार की जो योजनाएं हैं, विकास की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी हम करेंगे। लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम भी करेंगे, जन समस्याओं के निराकरण के लिए काम करेंगे और साथ में जनता के दर्शन भी करेंगे और जन समस्याओं को सुनकर उनके निदान के लिए एक शेड्यूल बनाकर उस पर काम करेंगे। पूरा एक शेड्यूल बना रहे हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा में हुए उपचुनाव में मोदी मैजिक के साथ साथ धामी मैजिक भी देखने को मिला, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जनता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि प्रदेश के लोगों को उसी मैजिक का जाप करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा है तो जनता क्यों कहती है कि 4 धाम यात्रा खंडित हो गई, क्यों कहते हैं कि सड़क खराब है, महंगाई से चूल्हा नहीं जल पा रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को समझना चाहिए और राजनीतिक दल के रूप में हमको भी प्रयास करना चाहिए कि लोगों से वार्ता करें और पूछें कि क्या आप हमारी भूमिका चाहते हैं। लोगों को 5 साल तक उसी मैजिक को, यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ, उसी मैजिक का जाप करना चाहिए। फिर क्यों कहते हैं हमारी 4 धाम यात्रा खंडित हो गई, क्यों कहते हैं हमारे मंदिरों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा रहा है, फिर क्यों कहते हैं हमारी सड़कें खराब है, क्यों कहते हैं महंगाई से हमारा चूल्हा नहीं, हमारा दिल जल रहा है, हमारा फिर बच्चों की बेरोजगारी के सवाल क्यों उठाते हैं, फिर क्यों भ्रष्टाचार के सवाल उठाते हैं। यदि ये सब मोदी मैजिक का हिस्सा है तो इसी का जाप करें। तो लोगों को देखना चाहिए और राजनीतिक दल के रूप में हमको भी अपना प्रयास करना चाहिए कि लोगों तक हम ठीक से संवाद करें। हम साफ साफ पूछें लोगों से कि भाई आप हमको इस लायक समझ रहे हैं कि हम विरोध करें, हमारी भूमिका चाहते हैं, और यदि चाहते हैं लोग तो फिर हमारे साथ खड़े हों। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन आगामी 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होगा। बता दें कि खेल की तिथियों पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अंतिम मुहर लगा दी है। अब ऐसे में खेल मंत्री रेखा आर्या ने इसकी जानकारी दी। साथ ही इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने चीन में होने वाले एशियाई विंटर गेम को देखते हुए उत्तराखंड में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों की तिथि में फेरबदल का अनुरोध किया था, लेकिन राज्य में आयोजन की तैयारी अंतिम चरण में होने से प्रदेश सरकार ने इसमें असमर्थता जता दी थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा के बाद खेल मंत्री रेखा आर्या ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्षा पीटी उषा को इस बारे में पत्र भेजा था। इसके बाद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने अब उत्तराखंड में तय तिथियों पर ही राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराने से सहमति दे दी है। इस संबंध में उत्तराखंड सरकार को पत्र भी मिल गया है। प्रदेश के लिए बहुत खुशी की खबर है कि जो पूर्व में तय तिथि थी राष्ट्रीय खेल के आयोजनों की, यानी कि 28 जनवरी, वह आज निर्धारित हो गई है, जिसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ को विभाग के द्वारा भी पत्राचार किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस परिप्रेक्ष्य में चर्चा गई। उनकी ओर से भी 28 तारीख को ही किए जाने की संस्तुति मिली थी और मैं इसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ का बहुत धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने प्रदेश की मनसा को समझा और प्रदेश की तैयारियों को भी देखा, और उस विश्वास के लिए उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चित रूप से इस राष्ट्रीय खेल पर हम सब लोग बेहतरीन प्रदर्शन भी करेंगे, बेहतरीन आयोजन भी करेंगे।
वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्य न्याय के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को सैन्य धाम के अंतिम चरण के कार्य में तेजी लाने के साथ ही समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सैन्य धाम की भव्यता और दिव्यता का विशेष ध्यान देने की भी निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम मोदी की परिकल्पना और राज्य सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम जल्द ही प्रदेश की जनता को समर्पित किया जाएगा। शहीदों के प्रति सम्मान तथा सेना के गौरवशाली इतिहास को संजो कर रखने के लिए इस धाम का निर्माण किया जा रहा है। सैन्य धाम में अब अंतिम चरण का कार्य गतिमान है। उत्तराखंड की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 27 नवंबर को खत्म हो गया। अब ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। इसी को लेकर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि ग्राम पंचायतों क्षेत्र पंचायत का कार्यकाल समाप्त हो गया है। अब वहां प्रशासक हैं, लेकिन विकास से संबंधित जो भी काम होंगे उनमें प्रशासकों से कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। सभी को ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों को सही तरीके से करने के निर्देश दिए गए हैं। कि आपको पता ही है कि अब ग्राम प्रधानों का क्षेत्र पंचायतों का जो है कार्यकाल समाप्त हो गया। उसी क्रम में जो डायरेक्शंस हमें सरकार से मिले थे, तो हमने उसमें ईडीओ पंचायत को ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त कराया और जो उप जिलाधिकारी हैं संबंधित उनको क्षेत्र पंचायतों का। तो उनको यही डायरेक्शंस दिए गए जो भी गाँव में जो रूटीन वर्क्स हैं वो प्रॉपरली हो और जितने भी इसमें प्रॉपर सुविधाएँ ग्राम में मिलनी है वो प्रॉपरली सबको मिल जाए, कोई भी इसमें कौतूहल न बरती जाए। तो ये सारे दिशा निर्देश देके हमने उनको दिया है कि प्रॉपरली। खबरों में आगे रुक करते हैं उत्तरकाशी का, जहां हुई हिंदू संगठन की महापंचायत पर राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा नहीं चाहती कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे। प्रदेश में जातिवाद के नाम को लेकर सरकार हमेशा ही राजनीति करती रही है। वहीं भाजपा कांग्रेस के आरोप को तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। भाजपा के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र गवाल ने कहा कि जिस तरीके से बीते कुछ समय से पहाड़ी क्षेत्रों में तमाम कृत्य एक विशेष समुदाय के लोगों की ओर से किए जा रहे हैं, उसको लेकर महापंचायत हुई। लेकिन कांग्रेस जिस तरह लव जिहाद, लैंड जिहाद इन सब का समर्थन करती आई है, वह कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति को दर्शाता है। देखिए, जो महापंचायत हुई है वो कुछ जो शर्तें हैं उसके बाद महापंचायत को अनुमति मिली है। और अब तक चूंकि महापंचायत हो चुकी है और जो शर्तें शासन प्रशासन द्वारा उनको लगाई गई थी उन शर्तों के अनुरूप वहाँ महापंचायत हुई थी। तो लोकतांत्रिक देश है, वही किसी भी व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, किसी भी संस्था को बोलने की आज़ादी है। कहीं लगता है कि उसमें कोई कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, उसको लेके ही इस प्रकार की या तो शर्तें लगाई जाती है या उसको प्रतिबंधित किया जाता है। लेकिन जो महापंचायत। अब खबर देहरादून से, जहां यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि देहरादून शहर में पुलिस अब 3 ड्रोन कैमरों, 3 चौपहिया इंटरसेप्टर साथी वाहनों और बुलेट इंटरसेप्टर वाहनों के माध्यम से यातायात नियमों की निगरानी कर रही है। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चौराहों पर लगाए गए आधुनिक कैमरों का उपयोग भी किया जा रहा है, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वालों वाहन चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि इस तरीके से सख्त निगरानी आगे भी लगातार जारी रहेगी। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बिना हेलमेट या कोई यातायात वायलेशन करते हैं। साथ ही साथ जो ड्रंकन ड्राइविंग में भी 1300 के करीब फिगर पहुंची इस साल, जो ड्रंकन ड्राइविंग में चलाते हुए पकड़े गए, गाड़ियां सीज हुई, अरेस्ट हुए हैं। साथ ही साथ हम अलग से एक इन्फोर्समेंट ड्राइव भी चला रहे हैं, जिसमें लोग गाड़ियों में बैठकर जो ड्रिंक करते हैं या अन्य स्थानों पर, उनको भी पकड़ के थाने ला रहे हैं। इनकी भी संख्या करीब विगत 2 माह के अंदर ही 2000 से ज्यादा है। तो ये ड्राइव सिर्फ इसलिए की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो यातायात में देखा गया कि जो एक्सीडेंट्स के कारण होते हैं ड्रिंकिंग के बाद ड्राइव करना हो, चाहे ओवर स्पीडिंग ड्रिंकिंग के बाद होती है, उसको देखते हुए ये मुहिम चलाई जा रही। वहीं रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के डीडी चौक से एएनटीएफ की टीम ने 20 पेटी अंग्रेजी शराब की तस्करी करते एक कार से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल एएनटीएफ की टीम की ओर से मुखबिर की सूचना मिली थी कि डीडी चौक पर एक कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिसके अंदर से 20 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। वहीं रुद्रपुर की सीओ सिटी निहारिका तोमर ने बताया कि शराब तस्करी के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही मुकदमा दर्ज करने के बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल रात को जो हमारी एएनटीएफ की टीम है, उनको सूचना प्राप्त हुई थी कि शराब को इलीगली ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हमारी एएनटीएफ द्वारा एक सफेद फॉर्च्यूनर को पकड़ा गया था, जिसमें से करीब 20 पेटी शराब बरामद हुई थी। उसमें 192 बॉटल्स और 92 अंग्रेजी शराब की बॉटल भी थी। इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनका नाम गिरीश चंद्र और मोहन सिंह है। ये दोनों ही हल्द्वानी के निवासी हैं। ये जिस ठेके से शराब लेके आ रहे थे वो मोहन सिंह की, और इनके द्वारा ये भी बताया गया कि इनके हल्द्वानी और सितारगंज में भी ठेके की दुकान है, जिसके लिए ये ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिए इनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था। ये पूरी तरह से अवैध ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था इस शराब का। इन दोनों को गिरफ्तार करके कोतवाली रुद्रपुर में मुकदमा पंजीकृत किया और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही। वहीं उधम सिंह नगर जनपद के किच्चा कोतवाली क्षेत्र में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। इस मुठभेड़ में गौ तस्कर के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पुलिस ने घायल गौ तस्कर को अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही सूचना पर एसएसपी समेत पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। घायल गौ तस्कर के खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गौ तस्करी, पशु चोरी और हत्या के कई मुकदमे दर्ज हैं। एसएसपी ने बताया कि अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस ने यह सूचना दे दी थी, तो चेकिंग चल रही थी। उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया, उसने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें उसे गोली लगी। अस्पताल ले आने पर पूछताछ की गई, जिसमें बताया कि उसका नाम तस्लीम कुरैशी है। जितनी अभी पूछताछ की गई उसमें पता चला कि उस पर हत्या के मुकदमे, गौ तस्करी के मुकदमे, पशु चोरी के मुकदमे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कई थानों में दर्ज हैं और जानकारी ली जा रही है। लोक निर्माण विभाग के नवनियुक्त प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। बता दें कि राजेश चंद्र शर्मा ने यमुना कॉलोनी स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि उनकी प्राथमिकता मुख्यमंत्री की घोषणाओं को धरातल पर उतारना, सड़क सुरक्षा पर विशेष कार्य करने के साथ ही अन्य कार्यों को पूरा करना है। शासन की कई प्राथमिकताएं होती हैं। हमारे देहरादून शहर के अंदर इसके जो कंजेशन है, इसको खत्म करने के लिए कई प्रोजेक्ट हमारे इस समय चल रहे हैं, जो अभी हमारे इसमें प्रीलिमिनरी स्टेज पर है। उसमें ये चाहेंगे कि ये धरातल पर उतरे। जितने हमारे इसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग होनी है, जो चीज़ें होनी है, जो काम करने से पहले जो हमारी एक रुकावटें होती हैं, उनको जल्दी से पूरा किया जाए, उसके बाद उनको धरातल पर उतारा जाए। ये सब प्राथमिकता है। बाकी शासन के निर्देशानुसार जो भी आदेश मिलते हैं, उनको क्रियान्वयन करने का उद्देश्य है। वहीं अब खबर 4 धाम को लेकर, जहां उत्तराखंड 4 धाम की कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद अब उत्तराखंड सरकार शीतकालीन यात्रा पर जोर दे रही है। दरअसल धामी सरकार शीतकालीन यात्रा में GMVN गेस्ट हाउस में किराए में 10% छूट का लाभ दे रही है।
इसे लेकर राष्ट्रीय लोक दल के महासचिव अनुपम खत्री ने कहा कि इससे राज्य में राजस्व में काफी वृद्धि होगी। वहीं शीतकालीन यात्रा पर प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार पहले जो काफी लंबे समय से चार धाम यात्रा चलाते आ रही है उसको ही सुचारू रूप से चलाने का काम करे, क्योंकि शीतकाल में यात्रा और भी ज्यादा दुर्गम हो जाती है। यात्राएं, तीर्थाटन ये 12 मास होने से लोकल कारोबारियों को भी एक तरफ मुनाफा होगा, राजस्व भी आएगा और इस तरह का प्रमोशन करने के लिए अगर मुख्यमंत्री ने सोचा है और इस तरफ वो कदम बढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पे ही इससे उत्तराखंड के सभी वर्गों को फायदा जरूर मिलेगा। जो हमारे यात्रा के दौरान बरसात में जो रोडें टूटी, हमारी जो पहाड़ दरके हैं उनको आप लोगों ने दुरुस्त कर लिया कि नहीं कर लिया, ये सारे बातों को लेकर मुख्यमंत्री जी को एक सभी विभागों की समीक्षा बैठक बुलानी चाहिए थी और इसमें अगर लगे कि भाई हम पूरे तरह से दुरुस्त हैं और हम चार धाम यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार हैं तो मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए। पर्यटन प्रदेश है, इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आए, यहाँ के जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उनको रोजगार मिल सके। वहीं देहरादून के पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर मर्डर केस का खुलासा किया है, जहां खुलासा करते हुए 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर इस पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति की उसके पहचान के ही लोगों ने हत्या कर दी। मृतक और आरोपी एक दूसरे से परिचित थे और प्रॉपर्टी को लेकर इन दोनों के बीच विवाद चल रहा था, जिसके चलते ही उन्होंने गला घोंट कर मृतक की हत्या कर दी। की गई तो उसे पता चला सचिन और अर्जुन नाम के 2 हैं जिन्होंने ये कमरा भी किराए पे लिया था और वहाँ सभी लोग का आना जाना था। इस आधार पर जब मृतक की जब और छानबीन की गई तो उसका कुछ आपराधिक इतिहास भी पता चला कि पूर्व में भी वो कैश वैन लूट में भी जेल जा चुका है विकासनगर थाने से। तो उसके जब सारी चीज़ों की जब जानकारी करी कौन कौन लोग से साथ थे तो सचिन और अर्जुन का नाम इससे प्रमुखता से पता चला, जो पूर्व में भी एक मर्डर के मामले में जेल में साथ में बंद थे और वहाँ इनकी जान पहचान हुई थी। सचिन को पूर्व में गिरफ्तार किया गया थाना भगवानपुर से। उससे पूछताछ से पता चला कि अर्जुन गुसाई जो था उसका और उसके में जो शामिल था उस घटनाक्रम में और उसके साथ वो मौके से उस दिन वो लोग फरार हो गए थे वहां से और उनका कुछ प्रॉपर्टी को लेकर कमीशन को लेकर विवाद था, जिसके कारण घटना को सडनली अंजाम दिया गया। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।